वक्फ अमेंडमेंट के द्वारा जिनके पास प्रॉपर वैलिडेट कागज़ होगा उसको हम छुएंगे नहीं। हम हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, मुसलमान ही वक्फ के खिलाफ पिटीशन फाइल किया है, एक नहीं 10,000 से ज़्यादा कोर्ट में पेंडिंग है। यू आर वेटिंग फॉर बुचरिंग द एंटायर हिंदू कम्युनिटी इन वेस्ट बंगाल और अदर पार्ट्स। यू वांट टू क्रिएट ए सिविल वॉर इन एंटायर इंडिया। मुझे तो शर्म इस बात की है कि केंद्र सरकार में जो होम मिनिस्टर और जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं कि क्यों इंतजार कर रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लग रहा है। तो जॉर्ज सोरेस का नाम का एक जो जानवर बैठा हुआ है अमेरिका में, वो अरबों खरबों रुपया जो भेजता है तो इंडिया अलायंस और इन लोगों को भेजता है। सर आज क्या क्या सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में? देखिए दोनों पक्ष से करीब 22 पिटीशन थे जी। हाँ, आई मीन बेसिकली द इशू वाज कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो आया है उसके विरोध में जो पिटीशंस आए हैं उनका कहना था कि हम इनके अमेंडमेंट बिल को नहीं मानते हैं, उनको चैलेंज किया गया था। लेकिन सवाल है कि पार्लियामेंट के द्वारा पास जो कानून है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट मिल चुका है उसको सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता, आउटराइटली जो है कैंसिल नहीं कर सकता। बट सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली इंटरप्रेट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द लॉ इन्वॉल्व इन इट, वेदर द लॉ हैज़ बीन मिस ये कैन इंटरप्रेट द लॉ इन्वॉल्व इन, तो कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, डायरेक्शन दे सकता है कि इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, इस तरह की चीज़ों को ओवरलुक कर सकते हैं ये, बाकी ओवरराइड इसको ओवरराइड नहीं कर सकता, पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट को इसका। इसके लिए फिर से जो है अगर सुप्रीम कोर्ट कर भी देता है तो पार्लियामेंट उसको फिर से अमेंडमेंट कर सकती है, उसके फेवर में ला सकती है, समझे ना। पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट पावर बिकॉज वही कानून बनाता है। तो और सुप्रीम कोर्ट तो केवल कानून का इंटरप्रिटेशन ही करेगा ना, समझे ना। तो आप बेसिकली अब कहना ये है कि जो अमेंडमेंट अब कल भी जो है ये कंटिन्यू रहेगा। जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें एक इशू पर जो है बहुत गर्मा गर्मी हुआ, वो था जो वक्फ बाय यूजर। जो वक्फ बाय यूजर का ये है कि उनका कहना है कि जो लोग हैं, जो जितने भी यूजर्स हैं, कोई 100 साल से, कोई 200 साल से, कोई 300 साल से जो प्रॉपर्टी में कोई मस्जिद बना दिया या कोई कब्रिस्तान बना दिया या मजार बना दिया वगैरह वगैरह, ईदगाह बना दिया, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पर सरकार का कहना है कि बहुत सारे सरकारी लैंड हैं, बहुत सारे ऐसे लैंड हैं जिसको हमने जो प्रॉपर्टी दान किया ही नहीं, हाँ, तो उसको आप ज़बरदस्ती कब्जा कर कर आप उसको लपेटे हुए हैं और जिसकी प्रॉपर्टी है वो कोर्ट में भागदौड़ कर रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी तक दिल्ली और आसपास के एरिया के 10,000 से ज़्यादा पिटीशन वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है कि हमको भाई न्याय दिया जाए। और मुसलमान के पेंडिंग है, कोई हिंदुओं का पेंडिंग नहीं है या सिखों का पेंडिंग नहीं है, मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी जो इन्होंने अवैध रूप से कब्जा की है उनका पेंडिंग है। दैट्स वाई दिस इज़ वेयर कि ये गुंडागर्दी जो वक्फ बोर्ड के नाम पर हो रही थी उसको एक सुधार प्रक्रिया में लाने की जो प्रयास हुई है वो सही हुई है और कल भी इसकी सुनवाई जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि एडमिशन होने के बाद फिर आगे डायरेक्शन दिया जाएगा। कुछ इशू जो है 1995 वाला वो हाई कोर्ट के पास जाएगा, जो अब हर स्टेट के हाई कोर्ट उसको डील करेंगे। कुछ इशू है सुप्रीम कोर्ट देखेगी, डायरेक्शन देगी, और कुछ इशू जो है मतलब उस पर जो है विराम भी लग सकता है। बार बार कहा जा रहा है इसमें कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का ये जो अमेंडमेंट आया है ये उल्लंघन कर रहा है, आपको क्या लगता है? क्या आर्टिकल 16 आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 का ये जो अमेंडमेंट वक्फ बिल है ये उल्लंघन करता है? कैसे नहीं, हाउ डू यू से इट? कुछ लोग का कहना है इसका नहीं, अब धर्म की आज़ादी पर चोट है ये। तो ये धर्म की कौन सी आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है, तो इसमें धर्म की बात कहाँ आ गई? धर्म की बात ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है आर्टिकल 14 जो है। तो धर्म की बात जो है आप जो कह रही हैं वो आर्टिकल 25 की बात कर रही हैं आप, और 25 और आर्टिकल 26 दो है, समझे ना। तो उसमें जो है यहाँ धर्म का यहाँ कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अमेंडमेंट है तो वो सिंपल कह रही है कि वक्फ अमेंडमेंट के द्वारा
जिनके पास प्रॉपर वैलिडेट कागज़ होगा उसको हम छुएंगे नहीं, ठीक है। जिनके पास प्रॉपर मैनेजमेंट या वैलिडिटी सिविल लॉ के अनुसार कागज़ नहीं होगा तो उनको जो है हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ले जाएंगे, हम उनको जो है सर्वे प्रोसेस में ले जाएंगे। और जो हर प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम से ना होकर अगर कोई आदमी दान देना चाहता है, वक्फ करना चाहता है, वक्फ का मतलब दान होता है, डोनेशन, ठीक, तो बोर्ड में ना जाकर वो अपने फैमिली से पब्लिक या प्राइवेट या पब्लिक ट्रस्ट बनाकर उसको भी दान कर सकता है। तो कौन सी गलत बात है भाई? हाँ, यहाँ एक जगह जो माफियो घिसी हो मतलब जो हो रहा है, जो एक तंत्र बना दिया है, उस तंत्र में सारे सिया और सुन्नी के अलावा कोई जा नहीं सकते, उसमें मेंबर नहीं बन सकते। तो अभी जो अमेंडमेंट आया है कि पासमानदा जो महिलाएं हैं या जितने भी कमज़ोर तबके के लोग जो हैं जो मुस्लिम इस्लाम में हैं उन सबको मिलेगा, मेंबरशिप बनने का मिलेगा। तो और अच्छी बात है कि ख़राब बात है? ये तो अच्छी बात है ना कि सबको मौका मिल रहा है। हाँ, अच्छी बात है कि नहीं बात? कि बिकॉज डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में अगर सब मुसलमान हैं तो मुसलमान में तो भाई जो का प्रोपोर्शनेट जिनकी जितनी भागीदारी हो एज पॉपुलेशन, तो छोटे लोग जो जिनको केवल आप सिया सुन्नी मिलकर सारी प्रॉपर्टी को कब्जा किया, आप ही के लोग वहाँ चेयरमैन बनेंगे, मेंबर बनेंगे, जिसको मन है उसको आपने ये दे दिया, लीज आउट कर दिया और 50 करोड़ की संपत्ति को 5 लाख रुपये में आपने लीज आउट कर दिया। और इतना ज़्यादा वक्फ में करप्शन है कि इतनी बड़ी भारत की 3rd लार्जेस्ट ये जो है प्रॉपर्टी होल्डर है, उसके बावजूद भी जो है वो भीख मांगती है केंद्र सरकार से और स्टेट सरकार से कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देना है। तो व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस हैपनिंग? तो एकदम हम लोग देख रहे हैं कि जब से ये बिल पास हुआ है इसको लेकर के बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा हो रही है और कई जो हिंदू लोग हैं वो वहां से पलायन कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ? ये तो सरासर गुंडागर्दी है ना, ये तो 100% गुंडागर्दी है। और मुमताज़ बानो जो है उर्फ हाँ, उनका नाम मुमताज़ बानो रखा गया है, समझे ना। तो उनका जो मुमताज़ बानो जी का एक ही मिशन और विजन है कि भारत को टुकड़े टुकड़े, जैसे सोवियत यूनियन का 1995 में टुकड़े टुकड़े होकर रसिया, यूक्रेन एंड ऑल दैट अब सब आपस में लड़ रहे हैं, समझे ना। उसी तरह विजन है कि भारत इतना बड़ा जो ग्लोबल स्पेस बना रहा है अपना मजबूती के साथ, तो जब तक ये छोटा देश ये देश छोटे छोटे टुकड़े में नहीं बटेगा तब तक ये तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, विश्वगुरु बन सकता है। तो जॉर्ज सोरोस का नाम का एक जो जानवर बैठा हुआ है अमेरिका में, वो अरबों खरबों रुपया जो भेजता है तो इंडिया अलायंस और इन लोगों को भेजता है। और उनका एक ही है कि आप अच्छी तरह जो इनको डिस्टर्ब करो, खतरे में डालो, शांति भंग करो देश को में, भारत देश में। और ये बंग देश का निर्माण करना चाहती है, बंग देश का। यस, आप कई बार ममता बनर्जी जब कई भाषण देती है आप सुनिएगा, ये चो बंग देश छिलो, जोर से बोलती है वो, बंग देश छिलो, मतलब ये बंग देश है। बंग देश में वो क्या टेरिटोरी रखी है? बांग्लादेश प्लस ये जो वेस्ट बंगाल का रीजन है और प्लस झारखंड में 80% मुसलमान हो गए हैं, उस एरिया को रखी है। और बिहार में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये सब मुसलमान का डोमिनेटेड एरिया हो गया है। तो यहाँ पर सिविल वार करवा कर, जैसे मुर्शिदाबाद में सिविल वार उन्होंने करवाया, उसी तरह वह सारे जगह इनकी तैयारी है कि सिविल वार करवा कर सरकार तबाह होकर कहेगी ठीक है ले जाओ भाई, तुमको जो करना है करो। तो ये एक अलग देश बनाने की मुसलमानों का, बिकॉज शुरू में 1947 में ही जब आज़ादी मिली थी तब उन्होंने कहा था देखिए डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जिन्ना ने किया था। और सौरात अली जो था उस समय मेयर था कलकत्ता का, तो उस समय क्या हुआ था, उन्होंने एक ऐलान किया था डायरेक्ट एक्शन डे। तो वही डायरेक्ट एक्शन डे करवाकर उसी की प्रारूप है ममता बनर्जी मुमताज़ बानो। और जिस तरह वो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसी तरह जनरल डायर की तरह ये प्रारूप होकर ये काम करवा रही है। इसमें ये भी आता है कि ममता बनर्जी खुद हिंदू है, लेकिन वो हिंदू नहीं है भाई, कौन कह दिया आपको हिंदू है?
हिंदू नाम होने से कोई हिंदू होता है? सर मेरा सवाल होता है वो पहले, मिजाज नहीं है ना। वो हिंदू है लेकिन फिर वो भी आप बाद में आपकी बात को बार काट दूंगा। ठीक लेकिन फिर भी जो दूसरे तरह से बात कीजिए। ठीक वो हिंदू है ही नहीं। सर जो बंगाल में हिंदू का पर पलायन हो रहा है उसको लेकर के वो कोई एक्शन नहीं ले रही है, बल्कि उन्होंने आज मौलानाओं के संग बैठक करी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी गलती से बंगाल में आ जाएगी तो आपका काम और आपकी रोटी सब छीन ली जाएगी, आपकी आज़ादी छीन ली। आप सुनिए ना कितना गुमराह कर रही है वो। और मुझे तो शर्म इस बात की है कि केंद्र सरकार में जो होम मिनिस्टर और जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, इतना ज़्यादा है नो कि जो इज्जत आबरू लुटी जाती है, उसे घर पलायन करने को है। पहले बांग्लादेश में हुआ, दूसरा चैप्टर जो है वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस हो रहा है? क्यों तक अब तक क्यों इंतजार कर रहे हैं? प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? अगर नहीं लगाएंगे तो वो तो जानते हैं कि अगर हम तो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोल देंगे, तो फिर गवर्नमेंट की मर्यादा क्या रहेगी? आज बंगाल में हुआ, केरल में होगा, झारखंड में होगा, बिहार में होगा, दिल्ली में तो हो ही गया था। मुसलमानों ने मिलकर हिंदुओं को, अरविंद केजरीवाल उसका वन ऑफ द एजेंट था, समझे ना। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस इमीडिएट फोर्थविथ होना चाहिए। इतना लंबा इंतजार करने की कोई जरूरत। बंगाल में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा? जरूर होना चाहिए। Law and order has totally been deteriorated. It has gone down to earth. You know, और इस इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद भी अगर नहीं होता है राष्ट्रपति शासन लागू, तो क्या सारे हिंदू बूचर्ड हो जाएंगे तब होगा? हाँ? You are waiting for butchering the entire Hindu community in West Bengal or other parts. You want to create a civil war in entire India in the name of Waqf board or in name of Mamta Bachao or Mumtaz Bachao. Huh? It can't be. The government has to take action immediately. सवाल हमारा ये भी है कि जब से ये जो बिल है वक्फ अमेंडमेंट बिल जब से लागू हुआ है, इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान है जो काफ़ी वायरल होता है। उनका कहना है कि ये जो बिल आया है ये मुसलमानों के गर्दन पर तलवार अटकने जैसा है। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मुसलमानों के गर्दन पर तलवार अटकने जैसा नहीं है, उनके ओवैसी के गर्दन पर तलवार अटकने जैसा है। बिकॉज उन्होंने 3,000 करोड़ की ओवैसी ने जो प्रॉपर्टी जो जब्त की हुई है बप के नाम पर, बप की प्रॉपर्टी, समझे ना, तब उनको तो लगता है तो वाह मेरा तो अब प्रॉपर्टी चला गया, अब कैसे होगा, कानून नया बन गया। अगर ये ऐसा होता तो अभी जो 10,000 से ज़्यादा लोग मुसलमान लोग जो है पूरे इंडिया में जहाँ तहाँ जो केस फाइल किए हैं इन्हीं ओवैसी और बप के और लोग जो माफियोसी लोग हैं, तो नहीं करते ना। हम हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, मुसलमान ही बप के खिलाफ पिटीशन फाइल किया है। एक नहीं 10,000 से ज़्यादा कोर्ट में पेंडिंग है, यहाँ तो 12-10 पेंडिंग यहाँ भी है। जमीयत उलमा हिंद की अभी 2 दिन पहले बैठक हुई थी, उससे महमूद मदनी का एक बयान आया था कि अब समय आ चुका है, अगर हमें अगर जरूरत पड़ती है तो हम अपनी कुर्बानी देने के लिए दे दे भैया, दे दे, हम तो वेट कर रहे हैं, तू कुर्बानी दे। अब तू जी कर करेगा क्या? हाँ, क्या करेगा जी कर? दे दो एक कुर्बानी, हम लोग तैयार हैं, देखेंगे कितना कितना कुर्बानी देता। और तेरे को आएंगे, सुप्रीम कोर्ट लेकर आएंगे, तेरा अस्थि लेकर हम माला पहराएंगे हम भी। तो तुम जी कर क्या करेगा? जितना जीना था जी लिया, अब जी कर क्या करेगा? कुर्बानी दे दे, हम लोग भी आएंगे, थोड़ा नमाज पढ़ देंगे वहाँ पर, भगवान का फूल भी चढ़ा देंगे कि ये कैसे इंसान आए कि उन्होंने अब कुर्बानी दे दिया। तेरा मंदिर भी बना देंगे, मस्जिद भी बना देंगे, गुरुद्वारा भी बना देंगे, चर्च भी बना देंगे तेरे ना मदनी इंटरनेशनल कर कर, समझे। सवाल ये है कि आप सत्य को सत्य नहीं एडमिट कीजिएगा और अपने मिजाज से पूरी दुनिया को चलाना चाहिएगा कि चांद जो है चपटा है, पृथ्वी जो है चपटा है। पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि चांद गोल है और पृथ्वी गोल है, लेकिन मदनी को नहीं मालूम हुआ आज तक। वही बात है कि मान ना मान, ये हम तो खुट्टा यहीं गाड़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन है, लेकिन हमने कह दिया ये वक्फ बोर्ड का चिपका दिया, तो हम तो यहीं गाड़ेंगे जी, कुट्टा यहीं गाड़ेंगे। वही हाल है मदनी जैसे और इनका क्या नाम है, ओवैसी जैसे लोगों का, समझे। तो उनको दिमाग को थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इट्स नॉट ए रिलीजियस लॉ, इट्स ए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लॉ एंड गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड फॉर द बेहतर जो और जिस रीजन और विजन के लिए बनाया गया था उसको फुलफिल करने के लिए जो है ये अमेंडमेंट बिल आया है और देश हित में आया है।